हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग करने वाले फैक्ट्री एक्ट 1948 जो कि अपना आईएलजीएल का चैप्टर है। सीएफ एग्जीक्यूटिव ओल्ड फ्लेवर्स जो कि अपना सेकंड उसमें मोड में आता है आईएलजीएल, और न्यू फ्लेवर्स में भी ये कहीं ना कहीं आता ही है। सो आप लोग भी ये पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर विदाउट फर्दर डिले। मेरे नोट्स बने हुए हैं और अच्छे काफ़ी बना रखे हैं मैंने, आपको दिख ही रहे होंगे। अगर समझ आ रहे हैं तो अच्छे ही हैं और नहीं समझ आ रहे हैं तो बेकार हैं। सो फैक्ट्री एक्ट 1948। फिर ये जो एक्ट है ये लगता है बेसिकली सिक्योर द, ये लगता है क्योंकि सिक्योर द वर्कर हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, वर्क इन क्लीन एंड सैनिटरी कंडीशंस में एंड टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। तो इन तीन चीज़ के लिए बेसिकली अप्लाई होते हैं, यानी कि सिक्योर वर्कर हेल्थ, वर्कर की हेल्थ वगैरह देखने के लिए, उनको सैनिटरी कंडीशन यानी अच्छे माहौल में रखने के लिए जहाँ पे वो बीमार वगैरह ना पड़े, और टेक प्रिकॉशंस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स यानी मशीन वगैरह पे कोई एक्सीडेंट ना हो, हजार्डस एंड ऑल ना हो। So this act is applied on whole of India and including जम्मू एंड कश्मीर। सो ये पूरी इंडिया पे अप्लाई होता है एंड जम्मू एंड कश्मीर पे भी होता है। कॉफ्ट ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट हु कवर्ड इन फैक्ट्री डेफिनेशन। कवर्ड यानी कि इसमें सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी हैं वो सारी कवर्ड होती हैं, जो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आती हैं वो सारी कवर्ड होती हैं। एंड मीनिंग ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का मीनिंग क्या है तो वो हम लोग बताते हैं। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रीमिसिस इंक्लूडिंग द preventive thereof, any part of which manufacturing process with or without aid of power। यानी मशीन से या फिर खाली किसी भी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रीमिसिस हो या प्रिवेंटिव हो, उसमें कहीं पे भी तो हम लोग उसे फैक्ट्री में कवर कर लेंगे। बट उसके अलावा भी एक और पॉइंट है, एटलीस्ट 10 और 20% रेस्पेक्टिवली आर एम्प्लॉयड और वर्कड इन एनी डे ऑफ प्रिसीडिंग 12 मंथ्स। यानी कि पिछले 12 महीने में किसी भी दिन अगर या महीने में 10 या 10 से ज़्यादा, 10 और 20 या इससे ज़्यादा काम करते हैं बंदे फैक्ट्री में, तो फिर उसे हम लोग फैक्ट्री की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। इसमें हमने दो टर्म यूज़ करी हैं, एक तो है प्रिमिसिव और एक है प्रिवेंटिव। तो उसका मीनिंग जो है वो देखिए, ये तो है प्रिमिसिव का मीनिंग। प्रिमिसिव का मीनिंग होता है ओपन लैंड एंड लैंड विद बिल्डिंग एंड बिल्डिंग अलोन। सो ये तीन हो गए। एंड दूसरा प्रिवेंटिव होता है। प्रिवेंटिव का जो मीनिंग होता है वो होता है स्पेस इनक्लोज्ड बाय वॉल्स। सो यही था इसका मीनिंग। फिर हमारा आता है आगे, फैक्ट्री में ये इंक्लूड नहीं होते हैं। फैक्ट्री डज नॉट इंक्लूड रेलवे रनिंग शेड्स और माइंस इंक्लूड नहीं होते हैं। मोबाइल यूनिट ऑफ आर्म्ड फोर्स ये इंक्लूड नहीं होता है। होटल्स, ईटिंग प्लेसेस एंड रेस्टोरेंट ये भी इंक्लूड नहीं होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग यूनिट और कंप्यूटर यूनिट इंस्टॉल्ड इन प्रेमिसेस ये दोनों इंक्लूड नहीं होते हैं। बट जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी, वो चीज़ इंक्लूड होती है। उसके बाद में हमारा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फर्निशिंग, फिनिशिंग एंड पैकिंग, ऑयलिंग, वेस्टिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, डिमोलिशिंग और अदरवाइज ट्रीटिंग और अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल और सब्सटेंस विद अ व्यू to its use, sale, transport and डिलीवरी एंड डिस्पोजल। सो ये है हमारा फर्स्ट। ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ जाता है कि इसमें से चूज़ करिए कि कौन कौन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद में अपना आता है, ये सब ईजी है थोड़े याद करने के लिए, पंपिंग ऑयल, वाटर और सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस। और यानी कि पंपिंग ऑयल वगैरह, आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मैंने ईजी लिख रखा है, इसलिए मैं जस्ट खाली पढ़ के हल्का हल्का जहाँ पे थोड़ा समझाने का है वही खाली बता रहा हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा वर्ड के मीनिंग्स क्योंकि मैंने लिखे हुए हैं तो मैं वो फिर और डीप में क्या बताऊँगा। सो वही चीज़ है, मैं इसलिए खाली बस पढ़ ही रहा हूँ बेसिकली, और उसके साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। पंपिंग ऑयल, वाटर एंड सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस। सो ये होता है। एंड जनरली ट्रांसफॉर्मिंग एंड ट्रांसमिटिंग पावर ये भी इसमें कवर्ड होता है। कंपोजिंग, टाइप ऑफ प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस एंड लिथोग्राफी एंड फोटोग्राफर और अदर सिमिलर प्रोसेस और बुक बाइंडिंग, सॉरी। सो ये सब इंक्लूड होता है इसमें। उसके बाद में आपका आता है कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग, रीफिटिंग
एंड फिनिशिंग और ब्रेकिंग अप शिप एंड वेफल, ये भी आता है शिप एंड वेफल, ये याद रखने का इम्पोर्टेंट है। और फिर आता है अपना प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन कोल्ड स्टोरेज, सो ये भी आ जाता है बहुत बार, तो ये भी याद रखने का है। इफ़ द इसमें एक और पॉइंट है, इफ़ द घी केम फ्रॉम द डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर, में से सिंपल समझ, यानी आप अगर घी बहुत जगह से मंगवा रहे हैं उसके बाद में आपको मैन्युफैक्चरिंग करके फिर बना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था श्री लक्ष्मीदास घी मर्चेंट वी आर वर्सेस आर इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, तो इसमें बोला था कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं टीम्स में, अगर कहीं से घी मंगा के, तो आपको यानी आप खुद नहीं बना रहे, कहीं से आपको ला के दे रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो फिर आपको मैन्युफैक्चर माना जाएगा। सो अब आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ वर्कर। वर्कर की डेफिनेशन क्या है? सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू एजेंसी, चाहे कैफे भी हो तो वो वर्कर आएगा, उसमें भी विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी ऑक्यूपायर या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वट जो भी बोले आप उसे, उसकी नॉलेज में चाहे है या नहीं है, लेकिन वो वर्कर में तब भी माना जाएगा। उसे चाहे रेम्यूनरेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो तब भी वर्कर माना जाएगा। बट बट डज नॉट इंक्लूड आर्म्ड फोर्स यूनिट, जो आर्म फोर्स की यूनिट होती हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं। उसके बाद में आता है हमारा मीनिंग ऑफ ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री। ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री का मीनिंग क्या होता है? सो इसका बेसिकली मीनिंग होता है हु हैव अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अफेयर ऑफ द फैक्ट्री, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है अफेयर ऑफ द फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री का जो मालिक होता है बेसिकली उसका ही ऑब्वियसली पूरा कंट्रोल होता है फैक्ट्री पे, तो वो दिया है अल्टीमेट कंट्रोल। और अगर फर्म है तो उस केस में पार्टनर को माना जाएगा ऑक्यूपायर, एंड अगर कंपनी है तो उस केस में डायरेक्टर को माना जाएगा, एंड अगर कंपनी ने कोई फैक्ट्री ऑन कर रखी है तो फिर उस केस में भी डायरेक्टर को ही माना जाएगा। सो ऑक्यूपायर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स, इनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है एंड हेल्थ हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए। और फिर उसके बाद आता है अपना नेम ऑफ ऑक्यूपायर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री। चीफ इंस्पेक्टर ऑफ, ये याद रखें, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्री को नेम ऑफ द ऑक्यूपायर बताना पड़ता है। एंड ऑक्यूपायर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिफ़ॉल्ट इन द फैक्ट्री फैक्ट 1940, जितने भी डिफ़ॉल्ट होंगे उसमें ये रेस्पॉन्सिबल होगा। और जो चीफ इंस्पेक्टर अपॉइंटेड होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो ये दे रखा है मैंने। फिर उसके बाद में आता है जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर की ड्यूटी क्या क्या होती है? फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर्स विदाउट प्रेजुडिशियस प्रोविजन ऑफ सब्सेक्शन। इसमें आ गया हमारा कि मेंटेन ऑफ प्लांट एंड सिस्टम, हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेनिंग एंड सुपरविजन एंड कंडीशन फॉर एम्प्लॉय in neat and clean conditions and maintaining the such environment in a factory। सो ये बहुत ही जनरल डेफिनेशन है। फिर उसके बाद में आता है फैसिलिटी एंड कन्वेंसिव, ये क्या क्या प्रोवाइड करना होता है फैसिलिटीज एंड कन्वेंसिव, तो इसमें दिया है कि ये भी बहुत आप बेसिक ही एक टाइप का, फैक्ट्री शुड बी केप्ट क्लीन, मतलब वो फिर साफ सुथरा होना चाहिए। एग्रीमेंट टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड इन्फ्लुएंट, जो भी गंदगी है वो सारी कहीं पे इकट्ठी ना हो, वो सारी चली जाए फैक्ट्री पे। और उसके बाद वेंटिलेशन अच्छा हो, मतलब हवा वगैरह आने का अच्छा हो। एंड रीजनेबल टेम्परेचर जो है फैक्ट्री का वो अच्छा हो, यानी कि एसी वगैरह लगे हुए हैं, ऐसा ना हो गर्मी में मर रहे हैं लोग। एंड डस्ट एंड फेम शुड बी बिलो परमिसेबल लिमिट, यानी जो लिमिट दे रखी है गवर्नमेंट ने जो करी है उसके परमिसेबल हो, यानी कि उसके अकॉर्डिंग ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। फिर उसके बाद में है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन शुड बी प्रिस्क्राइब लिमिट। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब लिमिट के अकॉर्डिंग ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। और ओवर क्राउडिंग शुड बी अवॉइडेड, ज़्यादा लोग ना काम कर रहे इकट्ठे। एडिक्वेट लाइटिंग ड्रिंकिंग वाटर एंड ऑल वो सब कंप्लीट हो। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एवरी वर्कर मस्ट बी अलॉटेड स्पेस ऑफ 14.2 क्यूबिक मीटर्स, यानी 14.2 क्यूबिक मीटर्स का स्पेस कम से कम मिनिमम रखना होगा आपस में वर्कर्स को। फिर आता है एडिशनल फैसिलिटी इन केस ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज, तो ये बड़ी फैक्ट्रीज की बात हो रही है। अब एम्बुलेंस रूम होना चाहिए अगर आपके पास 500 और मोर वर्कर्स हैं। कैंटीन होनी चाहिए अगर 250 से ज़्यादा काम करते हैं। रेस्ट रूम एंड सेंटर्स होने चाहिए। ड्रिंकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए 150 से ज़्यादा काम करते हैं। क्रू चीफ होने चाहिए अगर 30 वुमेन्स और मोर काम करते हैं वर्कर, 30 वुमेन वर्कर, तो क्रू चीफ होनी चाहिए। एंड फुल टाइम वेलफेयर
ऑफिसर होना चाहिए अगर 500 से ज़्यादा काम करता है। 50 ऑफिसर होना चाहिए अगर 1000 से ज़्यादा काम करते हैं। 500 खाली दो में कॉमन है, एक तो हो गया आपका एम्बुलेंस और एक होता है फुल टाइम वेलफेयर, तो इसमें कॉमन है, बाकी सब में अलग है। तो याद करने में आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी होगी आपको। सो उसके बाद में आता है वेलफेयर मेजर। तो इसमें मशीन शुड बी प्रोटेक्ट वर्कर वाइल इन मोशन, यानी मशीन जो है वो प्रोटेक्ट करनी चाहिए जिस टाइम पे वो चल रही है, तो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए। प्रेशर प्लांट शुड बी kept clean and regulating regularly and चेक वगैरह करना चाहिए। एंड फ्लोर स्टेयर्स एक्सिस शुड बी साउंड कंस्ट्रक्टेड, अच्छी तरह बने हो फ्लोर एंड स्टोन्स वगैरह। हॉस्टल एंड लिफ्ट वगैरह ये सब गुड कंडीशन में हो। सेफ्टी अप्लाइंस जो है वो सारे अप्लाई हो। हजार्डस कॉफ टेक बाय द सेफ्टी एंड वो सब ले रखा हो। सेफ्टी ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड, ये सब ले रखा हो। उसके बाद में नीचे एक नोट दे रखा है मैंने जो कि इम्पोर्टेंट है। ऑफिस एंड लिफ्ट शुड बी चेक्ड एंड टेस्टेड वंस इन 6 मंथ, हर 6 महीने के अंदर एक बार ये चेक करना पड़ेगा लिफ्ट एंड ऑल कि वो सब कुछ ठीक से काम कर रही है। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्किंग आवर्स। सो ये मैंने समरी टाइप में बना रखा है जो कि आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादातर, आपको पढ़ना ही पड़ेगा प्रॉपर्ली। मैंने बट समरी बना रखे है तो आप इजीली याद रख पाएंगे। सो वर्किंग आवर में आपको 48 आवर इन अ वीक काम करना पड़ता है एंड जो जनरल है, एंड एक वीकली एक आपको हॉलीडे मिलेगी जो कि संडे की होती है। एंड इफ़ वर्कर डूइंग वर्क ऑन द हॉलीडे, अगर वर्कर हॉलीडे वाले दिन भी काम कर रहे हैं तो उसके अगले 3 दिन में इमीजिएटली उसे 3 डेज में एक छुट्टी देनी ही पड़ेगी अगर उसने वर्किंग हॉलीडे वाले दिन काम करा है, बट उसने अपनी मर्जी से नहीं, आपने उससे करवाया है तो। एंड उसके बाद में मैक्सिमम वर्किंग आवर 9 घंटे काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। एंड उसके बाद में रेस्ट लेना होता है, अगर आप ऐसे काम करते हैं तो 5 घंटे में आधे घंटे का रेस्ट लेगा। और वर्क इंटरवल प्लस मैक्सिमम जितना भी काम कर रहे हो सब कुछ मिला के भी 10.5 घंटे से ज़्यादा इन अ डे नहीं होना चाहिए उसका। फिर उसके बाद में आता है ओवर टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस में हमारा आता है मैक्सिमम 9 घंटे इन अ डे, एक दिन के अंदर 9 घंटे। एंड वीक के अंदर 48 आवर इन अ वीक। सो इतना होना चाहिए। और अगर ऐसा करें तो पे 2 टाइम्स द अमाउंट ऑफ वेज, उससे तो 2 टाइम वेज का जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। उसके बाद में है नॉट एक्सीड द 60 आवर इन अ वीक, यानी 60 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए कभी भी। और क्वार्टरली में 50 आवर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में लीव आती है, तो लीव अगर एडल्ट है तो 1 डे की लीव मिलेगी उसे 20 डेज़ के अंदर, अगर उसने प्रीवियस ईयर में 240 डेज काम करा है। एंड अगर चाइल्ड है तो 1 डे की लीव मिलेगी फॉर 15 डेज, अगर उसने प्रीवियस ईयर में 240 डेज काम करा है। एंड मैक्सिमम लीव जो मिलेगी वो 30 डेज़ की एडल्ट को मिल सकती है, 40 डेज़ की चाइल्ड को मिल सकते हैं। एंड मैक्सिमम लीव टेकन 3 टाइम्स इन अ ईयर इतना कर सकते हैं, यानी 3 गुना उसके ज़्यादा ले सकते हैं। फिर आ गया हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन को कितना टाइम एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं वो 6 बजे से, सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक वो कर सकते हैं। एंड 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नहीं कर सकते हैं। और शिफ्ट चेंज करनी है तो वो या तो वीकली होगी या फिर हॉलीडे पे होगी। सो अब आते हैं हम एडल्ट क्या होता है। एडल्ट हमारा होता है जो 18 साल से ज़्यादा का होता है, वो हो गया एडल्ट। फिर आता है यंग पर्सन। यंग पर्सन में हमारे दो चीज़ आती हैं, एक आता है चाइल्ड और एक आता है एडोलसेंट, तो दोनों को मिला के यंग पर्सन बोलते हैं। जो कि एक क्वेश्चन आया था एक बार और लोग कंफ्यूज हो गए थे और उन्हें पता ही नहीं था यंग पर्सन होता क्या। सो इसमें आपका एक चाइल्ड होगा, एक एडोलसेंट होगा। सो चाइल्ड जो होता है वो हो गया हमारे 14 से 15 साल का बच्चा। ये हम मेरे वर्ड्स याद रखना, 14 से 15 साल का बच्चा, यानी 15 से कम लेकिन 14 से ज़्यादा, तो वो चाइल्ड हुआ। एंड 15 से 18 साल का बीच का जो लड़का होता है, यानी टीनेजर जो एज होती है, वो अपना एडोलसेंट हो जाता है। और एडोलसेंट में 15 से 18 तक का आता है। एंड 18 के बाद में वो एडल्ट बन जाता है, फिर ये यंग पर्सन हो गए। बट अब एक और इसमें कंडीशन है, यंग पर्सन अगर है वो, तो यंग पर्सन को एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा बाय द सर्टिफाइड सर्जन, और उसके गार्जियन की परमिशन प्लस जो मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री यानी ऑक्यूपायर वगैरह कुछ होगा तो उसकी परमिशन चाहिए, तब जाके वो फैक्ट्री में काम कर सकता है, वरना नहीं करेगा। फिर उसके बाद में आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन कब काम कर सकता है वो, तो एडोलसेंट जो होता है वो 7 बजे से शाम को 7 बजे, सुबह 6 बजे तक कभी काम नहीं करेगा। और चाइल्ड जो होता है वो 4.5 घंटे पर डे काम कर सकता है, बट 10 बजे से 6 बजे तक काम नहीं करेगा।
डिस्प्ले ऑन नोटिफाइड, नोटिफाइड पे डिस्प्ले क्या करना देना पड़ेगा। सो जो जो भी रूल्स वगैरह हैं फैक्ट्रीज के वो सारे इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे, यानी कि लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड सर्टिफाइंग सर्जन शैल बी डिस्प्लेड ऑन नोटिफाइड। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज एंड सर्टिफाइंग सर्जन शैल बी डिस्प्ले ऑन नोटिफाइड, नोटिफाइड पे लिखना पड़ेगा। पनिशमेंट फॉर वेलफेयर ऑफिसर वैसे तो कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता है, बट अगर देगा तो वो फिर चीफ कमिश्नर ऑफ द फैक्ट्री के थ्रू ही दे सकता है, उसकी परमिशन के बिना नहीं देगा। बट अगर कोई टर्मिनेशन इन टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अपॉइंटमेंट पे देता है तो वो पनिशमेंट में नहीं आएगा, वो ऐसा कर सकता है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सॉल्ट मैन्युफैक्चर फ्रॉम फीफ कवर्ड अंडर द फैक्ट्री फैक्ट में आएगा। जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर होता है जो फी से बनाता है नमक, तो वो कवर्ड होगा। फन कल्ड टबैको लीव फॉर द सिगरेट मैन्युफैक्चर जो लीफ यूज़ करते हैं वो कवर्ड होंगे इसमें, मैन्युफैक्चरिंग में आएंगी तो वो फैक्ट्रीज में आएगा। एंड कटिंग ऑफ वुड एंड कन्वर्ट इन प्लांट्स एंड प्लैंक्स, सॉरी नॉट प्लैंक्स इज पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, ये भी मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे एंड रॉ मटेरियल लाइक फ्लीपर्स बॉल्ट्स एंड लूव, जो बॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो सब बनाते हैं। तो देन ऑल आर मैन्युफैक्चरिंग में आएगा। प्रॉफिट ऑफ जोनल एंड सब स्टेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन एंड ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट केम अंडर मैन्युफैक्चरिंग, ये याद रखना है। ये एक आधा ही है खाली जो नहीं आते इसमें, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी पे याद रखना है कि ये इसमें नहीं आता है। उसके बाद में डायरेक्टर ऑक्यूपायर इफ कंपनी रन्स द फैक्ट्री, द आउटसाइड कैंटीन मैनेजिंग कमेटी केम अंडर एम्प्लॉय ऑफ द ऑक्यूपायर। फूड एंड बेवरेजेस and it fail of the member in a club if the manufacturing process bulk product की पैकिंग करें तो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी। एंड इफ़ ड्यूटी कनेक्टेड विद फैक्ट्री देन ही इज़ एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री। एंड क्लरिकल ड्यूटीज जो करते हैं फैक्ट्रीज में वो लोग भी एम्प्लॉय माने जाएंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर ऑफ द कैंटीन इफ डीम टू बी एम्प्लॉय ऑफ द फैक्ट्री। फिर उसके बाद आता है हमारे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और है। एक है प्राइम मूवर। प्राइम मूवर का मीनिंग होता है मीन्स एनी इंजन मोटर और अदर एम्प्लॉयज विच जनरेट और अदरवाइज प्रोवाइड पावर जो प्रोवाइड करवाती है, जो कि इंजन हो या मोटर हो कुछ भी हो तो वो प्राइम मूवर हो। स्टैंडर्ड फैमिली यानी कि वर्कर जो है उसकी फैमिली में उसका स्पाउस एंड दो चिल्ड्रन जिसकी बिलो द एज ऑफ द 14 ईयर्स हो तो फिर वो स्टैंडर्ड फैमिली में आ जाएगा। पावर ऑफ इंस्पेक्टर एंटर्ड एनी प्लेस, कभी भी कहीं पे आ सकता है, एग्जामाइन कर सकता है एंड चेक कर सकता है डॉक्यूमेंट्स एंड टेक सैंपल एंड टेक फोटोग्राफ एंड मेजर ऑफ एग्जामिनेशन कर सकता है। स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग हजार्डिफ प्रोफिस, मीनिंग ऑफ हजार्डिफ बेसिकली होते हैं जो कि ऐसी कोई चीज़ जो कि ख़राब होती है किसी पर्सन के जो काम कर रहा है उसके लिए उसकी लाइफ से रिलेटेड, यानी कि उसकी लाइफ ख़राब कर सकती है। जैसे कि जो बैंगल बनाते हैं चूड़ियाँ बनाते हैं वो लोगों की आँखें ख़राब हो जाती है कुछ टाइम बाद, क्योंकि वो हजार्डिफ इंडस्ट्री होती है वो भी। वो हजार्डिफ जो दे रखा है वो है स्पेसिफाइड इन शेड्यूल फर्स्ट में दे रखा है वेयर स्पेशल केस इन टेकन इन द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट्स वेस्ट एंड इफ्लुएंट देयर ऑफ। सो हेल्थ इश्यूज एंड पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट तो वो हजार्डिफ में आ जाएगा। फिर चैप्टर 6 में दे रखा है कि हजार्डिफ के सेक्शन 41A से 41H तक हजार्डिफ कंट्रोल के लिए ऑप्शंस दे रखा है क्या क्या है। तो कोई ये देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए ये खाली बस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रूवल कमेटी, यानी कॉन्स्टिट्यूट बाय स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करती है और एक कंसल्टेंसी देती है अपनी फीजी को सेंट्रल गवर्नमेंट को 90 डेज़ के अंदर, जब से उसे पता चला या फिर मांगा फीजी ने तो। और उसके बाद फीजी की मर्जी है वो चाहे इसे तो ले इससे या ना ले, कोई ज़रूरी नहीं है, फीजी पे कोई मैंडेटरी नहीं है सब। कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर रिगार्डिंग डेंजर हेल्थ एंड चीफ इंस्पेक्टर एंड लोकल अथॉरिटी। Specified responsibility of the occupier in the relation of hazardous process, so maintain the health record of the workers. इंक्वायरी कमेटी जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होती हैं उनमें खाली बनाई जाती है, जो कि फीजी अपॉइंट करती है कमेटी, एंड टू फाइंड द नेग्लिजेंस ऑफ द सेफ्टी ऑफ द फैक्ट्री।
फिर आता है इमरजेंसी स्टैंडर्ड। इमरजेंसी स्टैंडर्ड में जो फीजी है ये बनाते हैं दो दो कमेटी होती है, एक होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड एक होती है लेबर इंस्टीट्यूट। सो ये इमरजेंसी उस पर स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं, ले डाउन करते हैं हजार्ड्स को। फिर आता है हमारा परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एक्सपोजर ऑफ केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। तो सेकेंड शेड्यूल जो है वो इस पर प्रिस्क्राइब दे रखा है। ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आप खाली बस ब्रीफ में देख लीजिए, बाकी ख़त्म ही होने वाले चैप्टर। वर्क पार्टिसिपेंट इन वर्कर्स पार्टिसिपेट इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सो ऑक्यूपायर सेटअप, ऑक्यूपायर जो है वो सेटअप करेगा सेफ्टी कमेटी कंस्टेनिंग द इक्वल द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर एंड चेक पीरियडिकली हेल्थ एंड ऑल, वो सारे चेक करते रहेगा। उसके बाद हमारे ये लास्ट पॉइंट आता है वार्निंग अबाउट इमीडिएट डेंजर। इमीडिएट डेंजर फो नोटिस गिवन टू ऑक्यूपायर एजेंट एंड मैनेजर एक्सेट्रा को जाएगा डेंजर का। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि लास्ट अपना टॉपिक बचा है, लास्ट पेज है। सो पेमेंट इन एडवांस इन सर्टेन केसेस, अगर इन केस में पेमेंट जो है वो एडवांस में देनी पड़े। एडल्ट को 4 days एंड चाइल्ड का 5 days अगर लीव टेकन ऑन दी फिगर्स देन द वेजेस पेड इन एडवांस। अगर 4 दिन के लिए एडल्ट एंड चाइल्ड 5 दिन के लिए लीव ले रहा है तो उसे एडवांस में लीव एडवांस में उसकी पेमेंट दे सकते हैं। अगर उसे पे करनी थी जब जिस टाइम पे उससे पहले वो लीव ले रहा है इतने टाइम की, सो उसे उससे इन इस टाइम पीरियड से पहले पेमेंट करनी पड़ेगी। आई होप समझ आ गया होगा आपको। मोड ऑफ रिकवरी ऑफ अनपेड वेजेस। अनपेड वेजेस को जो वेजेस एक्ट में बोलते हैं वो होती है डिले वेजेस। सो ये याद रखना, ये आ जाते पेपर में। उसके बाद में पेनल्टीज आते हैं। पेनल्टीज ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर अगर कुछ भी गलती करते तो उसे इम्प्रिजमेंट होती है यानी जेल होती है 2 year की, एंड उस पर फाइन लगता है 1 लाख का, और बहुत भी लग सकता है। एक्सीडेंट कॉजिंग डेथ, अगर कोई मर जाता है उससे रिलेटेड तो 25,000 लगेगा। सीरियस बॉडी इंजरी होता है तो उसे 5,000 लगेगा। एंड रॉन्गफुल डिस्क्लोजर, अगर कुछ करे कुछ गलत दिखाए शो करे तो 6 महीने की जेल लग सकते हैं, 10,000 फाइन लग सकता है, और बहुत ये सब कुछ लग सकता है। सो दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट के अलावा भी अगर आप ये चाहते हैं तो आप नीचे अपनी मेल आईडी डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ये सारा सेंड कर दूँगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड ILGL जो है 2 चैप्टर डाल दिए मैंने आज, और अभी शायद मैं अभी अकाउंट्स की आपकी जो ऑडिट की थ्योरी है, सॉरी ऑडिटिंग है, जो ऑडिटिंग के जो 2 चैप्टर हैं वो डालूँगा, और एक सिक्योरिटी लॉ का चैप्टर जो फर्स्ट है अपना वो डालूँगा। सो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही पूरा करा दूँगा CF एग्जीक्यूटिव का। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड उससे और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ वो आपको मिल जाया करे। और कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि कोई अगर कमी है, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, और ख़राब लगती है तो डिसलाइक करें, बट कुछ करिए, एटलीस्ट उससे पता चलता है कि अच्छी लग रही है बुरी लग रही है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।